नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसे जैसे 27 अक्टूबर करीब आ रही है वैसे वैसे इस्लामाबाद में लोगों का तजस्सुस मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से बढ़ता चला जा रहा है। कहीं भी जाएं, किसी के घर, किसी ड्राइंग रूम, किसी दफ्तर की मीटिंग में, बाज़ार में, सड़क में, दुकान में, हस्पताल, क्लिनिक, जहाँ भी जाएं, लोग एक सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मौलाना फजलुर रहमान आ रहे हैं, मौलाना वाकई आ जाएंगे, मौलाना इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, बाहर रहेंगे, मौलाना का कुछ समझौता हो जाएगा इमरान खान की हुकूमत के साथ, क्या PMLN और PPP मौलाना के साथ खड़े रहेंगे? ये सवाल हर एक के जहन में है और मुझे पूरा यकीन है कि आप सबके जहनों पर भी ये सवाल जो है इस वक्त छाया हुआ है और आज की इस डिस्कशन में हम इस दफ़ा फिर इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ आप देखें कि हुकूमत ने और पुलिस ने गिरफ्तारियां भी करने की बात हमारे सामने आ रही है, लेकिन कंटेनर जो हैं वो एक बार फिर इकट्ठे कर लिए गए हैं। हम सुन रहे हैं कि अटक के आगे कंटेनर रख दिए जाएंगे, फला सड़क पे, GT रोड पे, मोटरवे पे कंटेनर रख दिए जाएंगे, इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर रख दिए जाएंगे। कंटेनर जिस किसी ने बनाया था उसने तो बनाया था सी फ्रेट को, समुद्री जहाज़ों में जो सामान है उसे कैरी करने के लिए, गुड्स को कैरी करने के लिए कंटेनर बनाया था। लेकिन पाकिस्तान की सियासत ने और पाकिस्तान की पुलिस ने कंटेनर का जिस किस्म का इस्तेमाल निकाला है, वो कहते थे पुराना कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी ज़रूरत ईजाद की माँ है। सो ये जो समुद्री कंटेनर है जिसके ऊपर पाकिस्तान में पुलिस रोकती भी है, जिसको लोग धक्के भी मारते हैं, जिसके ऊपर खड़े होकर लीडर अपने जलसे करते हैं, जिसके अंदर डॉक्टर ताहिर अल कादरी और इमरान खान रहते भी रहे हैं 126 दिन तक, ये कंटेनर का जो इस्तेमाल पाकिस्तान की सियासत ने और पाकिस्तान की इंतज़ामिया ने निकाला है, इसके लिए कम अज़ कम पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान की इंतज़ामिया को जो है कोई इनाम मिलना चाहिए, उन्हें इसका क्रेडिट बहरहाल जाना चाहिए। शायद जीनस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उसमें ही आना चाहिए कि देखिए पाकिस्तानियों ने कितना ज़बरदस्त इस्तेमाल जो है वो कंटेनर का निकाला। यहाँ तक तो बात होगी कंटेनर की। अब जो कल रहबर कमेटी की मीटिंग हुई है, रात गए बड़ी देर तक, उसके बाद जो बात सामने आई है वो ये है कि फ़ैसला ये हुआ कि कोई एक सिंगल जमात हुकूमत से बात ना करे और हुकूमत ने अगर बात करनी है तो फिर पूरी रहबर कमेटी के साथ हुकूमत बात करे और वो बात कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दें, अगर इस्तीफ़ा नहीं देते तो कम अज़ कम सारी जमातों के साथ बात करें, फिर बात होगी। बात यहाँ तक आके रुकी हुई है। अब आगे होना क्या है, क्या नतीजा निकलेगा, आज 22 तारीख है, इस पर मज़ीद बात का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखती हैं ज़रताज गुल साहिबा जो वज़ीर मुमलिकत हैं मौसमियाती तब्दीली की। आई होप दैट ऑल्सो इंक्लूड्स पॉलिटिकल वेदर चेंज, जो सियासी तब्दीली है उस पर भी बात कर सकेंगी ज़रताज गुल साहिबा। मेरे साथ हैं, वेरी वार्म वेलकम। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं फैसल करीम कुंडी साहब जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, साबिक डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं पाकिस्तान की कौमी असम्बली के। वेरी वार्म वेलकम टू कुंडी साहब। मलिक अहमद खान साहब रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं, इससे पहले स्पोक्समैन रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस्माइल बुलीदी साहब, रहनुमा हैं JUF के, साबिक सेनेटर हैं, कराची स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर इस्माइल बुलीदी साहब से हम बात का आगाज़ कर लें, बुलीदी साहब, अब आगे क्या होने लगा है? इस वक्त लेटेस्ट पोजीशन आपकी जमात की या रहबर कमेटी की कहाँ खड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि आपने जो सवाल किया यकीनन आज 22 तारीख है और जमीयत उलमा इस्लाम ने आज़ादी मार्च का बाकायदा भरपूर तैयारी की है। कराची और क्वेटा और पेशावर और सक्कर चारों और लाहौर से बाकायदा हमारे क़यादत से लॉन्ग मार्च शुरू होगी और इस्लामाबाद तक पहुँचेगी इंशाल्लाह 31-30 तारीख तक। तो ये जो मसला है, अब मुझे हैरानगी है कि एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात की भी बात करती है कि एक टीम तश्कील दी गई परवेज़ खटक के सरबराही में, दूसरी तरफ वो कंटेनर लगा रहे हैं और गिरफ्तारियां कर रहे हैं और FIR के लिए लिस्ट तरतीब दी जा रही है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और उसको उठाने की बात की जाती है और खौफ व हरास फैलाया जा रहा है। तो आप एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपकी ये हरकतें हैं। तो मैं समझता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम अगर ये जो मुत्तहिदा मजलिस में भी मुत्तफ़िक है, अगर ये मुत्तफ़िक भी ना हो तो जमीयत उलमा इस्लाम के पास इतनी अफरादी क़ुव्वत मौजूद है कि वो इंशाअल्लाह ताला 10 से 15 लाख लोग इस्लामाबाद में जमा कर सकते हैं। अभी इमरान खान ने 15 लाख लोग जो ज़ुबान 10 से 15 लाख लोग, बिल्कुल। और मौलाना यहाँ कोई लाख बंदा भी नहीं लाया आज तक इस्लामाबाद में।
जी जी जी, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह जब लोगों के सैलाब आएगी तो आप देखेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान जो ज़ुबान मौलाना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये पहला असम्बली है कि बगैर डीजल से चलता है, तो मैंने अपने एक टॉक शो में कहा कि नहीं चले, ये आपने पहला अच्छा सवाल असम्बली है उठाया कि ये आपने मौलाना एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। ये जरताज गुल साहब को इसका जवाब देने दीजिए। सवाल आपने ठीक उठाया कि नहीं आप मुझे बात करने दें, मैं मुकम्मल करूंगा कि आपके पहले सवाल का मैं जवाब तो ले लूं ना, आपके पहले सवाल का जवाब ले लूं। जो आपने सवाल उठाया कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात की बात करती है तो फिर गिरफ्तारियों की और पकड़ धकड़ की रास्ते रोकने की बात क्यों करती? जरताज गुल साहब, मुझे तो खैर बुलेदी साहब की समझ नहीं आई कि उन्होंने क्या उन्होंने यही कहा है। उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि अगर ये हुकूमत अजीब सी है, एक तरफ से मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, मुज़ाकरात की नेगोशिएशन की बात करते हैं, दूसरी तरफ से गिरफ्तारियों की बात हो रही है। हमने तो खैर अभी तक ना कोई गिरफ्तारी की है, ना हमें इस बात का पता नहीं क्या। ये भी खबर आ रही है कि अकरम दुरानी साहब के गिर्द नैब का हल्का तंग होता चला जा रहा है। नहीं नैब के तो उनके ऊपर खैर केसेस हैं, लेकिन बहरहाल मैं आप गिरफ्तार नहीं करेंगे लोगों को? नहीं, ये जो मसलसल खबरें आ रही हैं इंटीरियर मिनिस्टर, आई थिंक नहीं, कोई इंटीरियर से कोई अभी तक तो किसी को गिरफ्तार किया नहीं। खबरें आ रही हैं, अखबारों में छप रही हैं। नहीं, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया अभी तक, किसी को भी नहीं किया। लेकिन मैं जो बात करना चाहती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि आज जो है सरकास्टिकली मैं ये कह रही हूँ, आज पूरी कौम को, मौलाना फजल रहमान को, उनकी एलाइस को, जो भी हैं, उनको आज मुबारकबाद देनी चाहिए कि आज आप अपने मकसद में, वेस्टेड इंटरेस्ट में, अपने पर्सनल मफादात में, चाहे किसी को इलेक्शन हारने का गम है, चाहे किसी को मज़हब कार्ड इस्तेमाल करना है, चाहे जिसने जत्थे लेकर आने हैं, चाहे किसी को अबू बचाओ मुहिम करनी, किसी को करप्शन बचाओ मुहिम करनी, आज उन सबको मुबारक हो कि इन्होंने कलेटरली फजल रहमान साहब को आगे करके कश्मीर के कॉज को बिल्कुल पसे पुश डाल दिया है। जब दुनिया कश्मीर के कॉज के ऊपर इंटरनेशनली बात कर रही थी, सारी दुनिया उसके ऊपर बात कर रही थी, आज जो इंडिया के अंदर अगर किसी को कवरेज मिल रही तो वो मौलाना फजल रहमान साहब को और उनके डंडा बरदार जत्थों को मिल रही है। जब फेटफ के ग्रे लिस्ट से हमें वाइट में जाने का मौका मिल गया था, तब भी इंडिया के और तमाम इनके चैनल के ऊपर ये डंडा बरदार जो इनके पर्सनल एक जो मलेशिया जिन्होंने बाकायदा गॉड ऑफ ऑनर पेश किया फजल रहमान साहब को, तो इन्होंने सक्सेसफुली कश्मीर के कॉज को और मीडिया को डिवाइड करके कश्मीर के कॉज को पसे पुश कर दिया है। इसके लिए पूरे मुस्लिम उम्मा, पूरी पाकिस्तानी कौम और कश्मीरी कौम इनको कभी माफ नहीं करेगी। अगर ये चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। लेकिन जो इनका मकसद था कि कश्मीर के कॉज को नुकसान पहुंचाया जाए, मोदी के जो एक नजरिया है उसको प्रमोट किया जाए, वो उसके अंदर वो कामयाब होगा। सर, ये जो हिंदुस्तान की तरफ से बहुत इंटेंसिफिकेशन हो गई है लाइन ऑफ कंट्रोल की गुज़िश्ता 48 घंटों में, क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है? पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत पर दबाव डालें एक ऐसे वक्त में जब आप लोग कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं? देखें, कश्मीर का जो इशू है वो पूरे पाकिस्तान का इशू है। कश्मीर के इशू पे अगर आप कहें कि जब कश्मीर के इशू को जो अपोजिशन ने बुला दिया, कोई ऐसी बात है? ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे बताएं कि जब आप UN में जा रहे थे, क्या आपने पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया? क्या आपने अपोजिशन की जमातों के कोई नुमाइंदे अपने साथ लेके गए? आपने भी तो कोई इंपॉर्टेंस दिखाने की कोशिश नहीं की। लेकिन शुरू में तो सारी अपोजिशन को बुलाया था जब 5 अगस्त के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आके एक पोजीशन ली थी कश्मीर में, उसमें शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, उन्होंने भी तकरीर की थी, बिलावल साहब भी वहाँ थे, उन्होंने भी तकरीर की थी। आप जब जरदारी साहब भी आए, देखें जब आप पार्लियामेंट जा रहे थे तो आप देखें, जब आप जा रहे थे UN तो आपको चाहिए था, आपको अब आपको शक्लें नहीं पसंद, अपोजिशन की और बात है, लेकिन माजी में ये हुआ है। आप कह रहे हैं कि UN जाने से पहले देखिए, पीपल्स पार्टी की 2008 से 13 तक हुकूमत रही है, आप भी मीडिया में थे, आप देखें आप जब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जाते थे, हर पार्टी का नुमाइंदा उसके साथ हर सूबे से रिप्रेजेंटेशन होकर वहाँ पे जाते थे, चाहे वो हुकूमत के थे, अपोजिशन की नुमाइंदगी होती थी, वो जाते थे, ताकि बाहर हम ये शो करें कि पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ और पूरा पाकिस्तान एक फोरम पे बाहर। अभी जो आपने LOC की बात की है, देखिए LOC पे जो आप कह रहे हैं कि इंडिया के साथ इन्होंने मेरे ख्याल में मौलाना साहब को कोई भेजा है नोटिस कीजिए आपके इंडिया के साथ कोई रवाबत है, कोई ऐसा कोई PTI की तरफ से मेरे ख्याल में कोई मेरे ख्याल में किया है, इनके एक वजीर ने भेजा, यकीन बता दें, आपके वफाकी वजीर गिलगित बल्तिस्तान ने मौलाना फजल रहमान को किसने आपके वफाकी वजीर गिलगित बल्तिस्तान ने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के उन्होंने नोटिस भेजा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि मैं मौलाना साहब को नोटिस भेज रहा हूँ, हमारे पास शवाहिद हैं कि जी वो तो उन्होंने ये भी कहना है कि आप दोबारा से री-इलेक्शन कराते हैं, मैं आपको बार-बार तो मेरे साथ टीवी पे अभी जैसे आप कह रहे हैं कि हम 15 लाख लोग लेकर आएंगे, मेरे साथ टीवी प्रोग्राम में थे, जिन्होंने इलेक्शन हारे वो कैसे 15 लाख लोग लेकर आए? मेरे साथ टीवी प्रोग्राम में थे, मैं कहा रसीफा तो लड़ते इलेक्शन,
फिर वो बैकआउट हो गए, लड़ने इलेक्शन, कल लड़ते हैं। ये किसको चैलेंज किया था? अली अमीन ने हमारे हल्के से इलेक्शन लड़े। मैं कहा बिल्कुल लड़े, आ जाए, कल इस्तीफा दें, फिर आप जवान बने, फिर ऐसा ना हो कि शायद की बहुत देर आप इस्लामाबाद के रोड फिर भाग रहे हो, आप देख कल इस्तीफा दे, इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन वो एक एलओसी पे जो कुछ हो रहा है और मौलाना की जो कैंपेन है इसमें उससे कोई चीज़ नहीं है अपोजिशन की। देखें उस वक्त भी जब धरना था, उस वक्त भी चाइना के प्रेसिडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन पे पाकिस्तान आ रहे थे, उनका दौरा मुलतवी हो गया। उस वक्त पाकिस्तान की चीज़ों स्टेक थी। एलओसी पे कश्मीर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना मौक़िफ़ है और वाज़ेह मौक़िफ़ है, उस पर कोई वो नहीं है। लेकिन आप कहें कि जी आप मार्च मुलतवी कर दें, वो तो जेयूआई करे, उसका तो पोजीशन जमाते हैं। कल भी आपने देखा जेयूआई अकेले फैसला कर सकती है मार्च करने का? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी साथ है, नून भी है, 9 जमातें हैं, रहबर कमेटी कल भी मीटिंग हुई है। अब मेरे एक और क्वेश्चन है। नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है कि अगर मौलाना मुलतवी कर दी, मौलाना के पास नहीं आप कह रहे हैं, नहीं आप कह रहे हैं कि मौलाना नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप क्या कह रहे हैं? 9 जमातों की नुमाइंदगी है, रहबर कमेटी ने फैसला करना है कि हमने मुज़ाकरात करने हैं, हमने क्या करना है। चीजें अब क्या रहबर कमेटी के कंट्रोल में? बिल्कुल रहबर या मौलाना के कंट्रोल? नहीं, रहबर कमेटी का। अब रहबर कमेटी एक स्टीयरिंग कमेटी की शक्ल इख्तियार कर जी बिल्कुल है। एक और मेरा सवाल है, ठीक, और ये आपसे मासूमाना सवाल है और सबसे जो पैनल में बैठे हैं, चेयरमैन सेनेट और कौमी असम्बली के स्पीकर जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे होते हैं, वो एक मुतनाज़ा शख्सियत होते हैं। वो ठीक है पार्टी सेलेक्ट होकर नहीं, न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, मुतनाज़ा तो नहीं होंगे, न्यूट्रल शख्सियत होते हैं। और जब वो पार्लियामेंट के चेयर पे बैठ जाते हैं तो उनको पूरे पार्लियामेंट को चलाना होता है। ठीक, आप मुझे बताएं कि किस हैसियत से एक MNA या वफाकी वजीर के नीचे कमेटी में काम करेंगे? वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में पहले वो रिज़ाइन करें कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से, फिर जाके एक पार्टी बने। आपने पर सटक के नीचे आपने चेयरमैन सेनेट और नेशनल असम्बली के स्पीकर को बिठा दिया कि आप जाके पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मुज़ाकरात करें। ये भी गलत, ये गलत बात है। अच्छा। आज मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कायम मकाम जो है सदर ने प्रेसिडेंट हाउस में एक रहबर कमेटी, अपनी जो उनकी कमेटी है जो मलिक अहमद खान भी लॉयर हैं, आपने भी बहुत से प्रोग्राम किए हैं, आपको भी स्पीकर और नेशनल असम्बली के सेनेट के चेयरमैन का रोल का पता होता है। वो किस हैसियत से एक पार्टी के कमेटी के मेंबर बनेंगे और जाके ये जवाब जरताज गुल को देना चाहिए। लेकिन मलिक अहमद खान से अभी तक बात नहीं हो सकी। मलिक अहमद खान साहब, ये अभी जो कुंडी साहब ने कहा है कि रहबर कमेटी अब एक स्टीयरिंग कमेटी की शक्ल इख्तियार कर गई है जिसके 9 मेंबर हैं, अब रहबर कमेटी फैसले करेगी कि क्या करना है। इनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अब मौलाना इस मार्च को कॉल ऑफ नहीं कर सकते। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? अब आप सब लोग इन कंट्रोल हैं इस मार्च का? जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अभी फैसल करीम कुंडी साहब ने दोनों बातें ही बड़ी ज़रूरी बातें की हैं। देखें, जब अपोजिशन का एक इत्तेहाद है और अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी है तो रहबर कमेटी ही फैसले करेगी। और अभी तक जितनी मौलाना के साथ उनकी पार्टी की और रहबर कमेटी के फैसले वो सारे मशावरत से होते रहे। दूसरी बात जो है कि जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम है, तो ये बड़ा कंसर्न है, सीरियस कंसर्न है, लिविंग असाइड पॉलिटिक्स एक तरफ रखते हुए। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो इस वक्त उनकी पोजीशन जो है वो कायम मकाम सदर की है, उनकी इस हैसियत में इन मुज़ाकरात में हुकूमत की तरफ से बैठना एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है, इसका कॉन्सिक्वेंस होगा। इसी तरह से किसका कह रहे हैं? सादिक संजरानी का कह रहे हैं या सदर आरिफ अलवी का कह रहे हैं? नहीं, देखिए, कायम मकाम सदर तो आज सादिक संजरानी है ना, चेयरमैन सेनेट की हैसियत से, क्योंकि आरिफ अलवी मुल्क में नहीं होंगे तो कायम मकाम सदर तो वही होंगे डॉक्टर साहब। और दूसरा, जो स्पीकर पंजाब असम्बली और स्पीकर नेशनल असम्बली हैं, वो किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हेडेड बाय समबडी एल्स, या तो होता कि एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाती और स्पीकर उसके कन्वीनियर या कोऑर्डिनेटर होते और वो दोनों फ्री कैन को बिठाकर कोई बात करते तो वो एक अलग मामला था। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्ट कर दिया कि परवेज़ खटक साहब की सरबराही में कमेटी बना दी और उनके नीचे आपने दोनों स्पीकर्स को बिठा दिया। ये भी एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है, गलत किया है। ऐसा करना हुकूमत को इसका बहुत सख्त जवाब। मुझे एक बात और डॉक्टर साहब, मुझे एक बात और करनी है, और मैं आपके प्रोग्राम की तवसत से, मैं आपकी मेहरबानी, आपने मौका दिया बात करने का, मैं उस सफ़ाकाना इंतहाई कैलस एटीट्यूड का जो कि हुकूमत पंजाब ने मियाँ साहब की सेहत को लेकर रखा है। देखें आप, उनकी कंडीशन, उनके डॉक्टर वाज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट कि उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, रिपोर्ट्स ठीक नहीं आ रही, और उन्होंने उनको ट्रीटमेंट देने के अंदर इतना वक्त ज़ाया किया। अल्लाह का शुक्र है कि भी उनकी तबीयत संभल गई है, उनको कुछ
मेडिकल ट्रीटमेंट मिली, लेकिन एक मुजरिमाना गफलत और जानबूझकर अजियत देने की खातिर हुकूमत का ये रवैया जो है, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और वार्न करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी कंडीशन मेडिकल पैदा होती है तो इसमें हुकूमत की जो ये ज़्यादती और जो उनका ये जुल्म और जबर है, इसके ज़िम्मेदार इमरान खान और आज की हुकूमत होगी। तो हमारी इनको तनबीह है इस बात पर कि ये इंसानी जान के मामले को इन पॉलिटिकल डिफरेंसेस से ऊपर लेके रखें और इनके जो ये वज़रा और जो इनके स्पोक्स पर्सनस आके इस तरह से मजाक और तज़हीक उड़ाकर देखें कि डॉक्टर साहब कोई इंसानियत कहीं है। अहम आपने नुक्ता उठाया, एब्सोल्युटली नॉन पॉलिटिकल किस्म के लोग नहीं, ये इस पे वी आर एंग्री सर, वी आर एक्चुअली एंग्री टुडे। आज हम गुस्से में भी हैं और हमें इस चीज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं इस पर। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा कि ज़रताज गुल साहबा इन दोनों नुक्तों का और सवालात का, जो तीखे सवाल आपने उठाए, इनका जवाब दे सकें आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्फे से पहले मलिक अहमद खान साहब ने और कुंडी साहब ने दो अहम नुक्ते और सवाल उठाए जिनका जवाब हमें लेना है ज़रताज गुल साहिबा से। एक तो ये है कि सादिक संजरानी साहब चूँकि स्पीकर हैं, उनकी न्यूट्रल पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूशन ढांचे में, उन्हें इस मुज़ाकराती कमेटी का कम से कम मेंबर नहीं होना चाहिए था। अगर इसमें होते तो वो इसके चेयरमैन होते, इसको लीड करते तो भी कोई सेंस होती। उन्हें परवेज़ खटक के नीचे इसका मेंबर बनाया गया है, जिस पे अपोजिशन को लगता है कि एहतराज़ है। दूसरी बात है कि जिस तरह से नवाज़ शरीफ साहब के मालज डॉक्टर अदनान ख़त लिखते रहे, 16 तारीख को उन्होंने ख़त लिखा कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनको बहुत से मसले। तो हुकूमत पंजाब ने और नैब ने इतनी देर क्यों लगाई उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते, ताकि वो स्टेज आ गई जहाँ उनका प्लेटलेट काउंट जो है वो खासा कम हो गया और एक खासी ख़तरनाक सूरत हाल थी। दोनों सवाल का जवाब ज़रताज गुल साहब। जी डॉक्टर साहब, एक तो सबसे पहली बात ये कि सेनेट के चेयरमैन का होना, प्रेसिडेंट का होना, स्पीकर का होना, सबसे पहले तो ये लोग ये डिफ़ाइन कर दे कि इन्होंने कहा है कि ये पीटीआई के लोग हैं। पीटीआई इटसेल्फ तो अब गवर्नमेंट है। अब इसमें मुझे, अगर आपको कोई हमारी पार्टी का कोई अलग से लीडर नज़र आता है कमेटी में, तो चलो उसके ऊपर तो एतराज़ बनता है। लेकिन जो इन्हीं लोगों को एतराज़ होता कि सिर्फ गवर्नमेंट के लोग क्यों बैठे हुए, इसमें कुछ पोजीशन पाकिस्तान के अंदर या हर हुकूमत के अंदर ऐसे होती जो स्टेट को या जो पूरी उसको मुल्क को जो है वफाक की अलामत होती है। अब उनको बीच में डालना, तो मैं तो समझती हूँ इट मेक्स वेरी गुड सेंस। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल होती है, वही तमाम उलमाए कराम होते हैं। अगर किसी को फॉर एग्जांपल खुदा न ख्वास्ता है कि इस्लाम का कोई के ख़िलाफ़ कोई चीज़ जा रही है, जहाँ तक पॉलिटिकल लोग हैं तमाम पंजाब गवर्नमेंट से भी, इधर से भी, वफाक से भी, इसके अंदर मिनिस्टर मौजूद हैं। अब अगर इसके ऊपर डिफ़ाइन करना है कि किसको चेयर करना चाहिए, आई थिंक ये तो तमाम इक्वल स्टेक होल्डर हैं। अगर तो फिर इसमें ही पढ़ते रहना है कि किसने चेयर करना है, तो फिर आपके हिसाब से कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। मैं इसलिए नहीं समझती हूँ कि फिर पहले पीपल्स पार्टी डिफाइन कर दे कि मौलाना फजल रहमान इनके लीडर हैं, इसलिए उनके कंधे पे रख के सियासत करें, या पीएमएलएन के लीडर इस वक्त फजल रहमान साहब है, ये लोग उसके ऊपर करें। जिन लोगों के ऊपर इनको इतराज़ है, इसी हाउस के अंदर इन्हीं लोगों से, चाहे परवेज़ खटक साहब थे, चाहे इंटीरियर मिनिस्टर साहब है, चाहे शफकत महमूद साहब है, इन्हीं लोगों से तो मौलाना फजल रहमान अपने आप को एज ए प्रेसिडेंट कैंडिडेट उनसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग रहे थे कि मुझे आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना दो। तो ये लीगल लोग है ना, ये इलीगल तो नहीं है, कहीं और से तो नहीं आए हुए हैं। अच्छा, सेकंड बात, केयरलेसनेस है नवाज शरीफ साहब के मामले में, जब उनके डॉक्टर अदनान लिखते रहे खत के हमारे हाथ में 16 अक्टूबर का उनका खत है जिसमें उन्होंने कहा कि उनको बहुत सी बीमारी हैं, तो उसके बावजूद वो सिचुएशन हो गई कि उनका प्लेटलेट काउंट इतना कम हो गया। अच्छा, मोहम्मद अहमद खान साहब ने बड़ी जज्बाती बातें की हैं। बिल्कुल बीमारी के ऊपर सियासत भी नहीं करनी चाहिए, गलत ज़बान भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, मगर क्या ये लोग ये अपनी बात, अपनी आइडियोलॉजी अपने पार्टी के लीडरान को और उनकी औलाद को समझा सकते हैं? फॉर एग्जांपल डॉक्टर अदनान खान जो है वो 16 अक्टूबर को डीजी नैब को ख़त लिखते हैं जी, मेरे हाथ में जी, और इसका ये एक पैराग्राफ है सेकंड के अंदर, उसमें कि जी आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन द नोटिस दैट हाई रिस्क पेशेंट एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वाज
प्रोवाइडेड विद द स्पेशलाइज्ड कार्डियक एम्बुलेंस थी इनके कार्डियक पास। एम्बुलेंस। तो ये तो कहते थे आज तक हमें कोई इसका मतलब इनके पास कार्डियक एम्बुलेंस भी थी। हैड एक्सेस टू प्रिजन हॉस्पिटल, इसका मतलब कि इनके पास प्रिजन हॉस्पिटल की मौजूद थी। एंड आई माई सेल्फ टू विजिट हिम वीकली, यानी ये वो भी करते हैं अब वीकली। और वो कहते हैं कि इवन देन नेक्स्ट पैराग्राफ में ये सेंटेंस में ये लिखते हैं कि मैं फिर भी ये समझता हूँ कि ये भी अभी नाकाफी सहूलियात है, मजीद नाकाफी। नहीं, उन्होंने आगे ये लिखा है कि ये चीजें विड्रॉ हो गई हैं। नहीं, ये लिखा हुआ है कि जी आई थिंक कि ये मजीद भी इनको होना चाहिए। अब मैं इनको ये डॉक्टर अदनान इनके पर्सनल नॉलेज है, मैंने तो नहीं लगाई, इनकी अपनी रिक्वेस्ट थी कि ये इनके डॉक्टर है। अब इनके डॉक्टर साहब वहाँ जाके मिलते हैं, वो तमाम अनजानी बीमारियाँ और ऐसी बीमारियाँ बताते हैं। वो उसमें ये क्यों नहीं बताते कि उनको प्लेटलेट्स उनके गिर गए एक ही रात में। मैं तो मतलब है कि उनको 16 तारीख को पता होना चाहिए, यानी उनको पता होना चाहिए। तो पहले तो इनकी पार्टी को चाहिए कि अपने डॉक्टर अदनान साहब या जो भी इनके मारे उनको सैक करें, जिन्होंने इस अपने जो सबसे हाई रिस्क इनके पेशेंट थे, जिनके ऊपर इनकी पूरी पार्टी चलती, उनकी सेहत का उन्होंने ख्याल नहीं किया। सेकंड बात, इसका जवाब लेने वाले एक और बात, क्या इनके बेटे जो हुसैन नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने कल वो कह रहे हैं कि जहर दिया। जी जहर दिया है। आज आज नवाज शरीफ साहब के 16,000 प्लेटलेट्स वापस हो गए, उनको प्लेटलेट्स लग गए। तो क्या इनके बेटे को ये बात करती है कि ये अपनी पार्टी के लोगों को वरगलाए, उनमें हेजेमनी फैलाए, इनको प्रोवोक करे कि उनको जहर दिया गया, जबकि उनको नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मुझे जहर नहीं दिया गया। और उनके स्पोक्सपर्सन ने आज बताया कि हमारी उनसे बात हुई। सो कि इनको ये जहर वाली बात भी तो थोड़ी गैर मुनासिब। डॉक्टर साहब मैं ये दो बातें करना चाह रहा हूँ, अगर जरताज मुझे मौका दे तो। देखिए बात ये, पहली बात ये है कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करें। चेयरमैन सेनेट या स्पीकर गवर्नमेंट नहीं होते। अगर जरताज बीबी की ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये चेयरमैन सेनेट और जी मैंने वफाक की अलामत का है, गवर्नमेंट होते हैं। जी मैंने वफाक की अलामत, बिल्कुल नहीं, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। ये वफाक की अलामत भी नहीं होते, ये कस्टोडियन होते हैं हाउस के। इनका वफाक के साथ कोई लेना देना नहीं, उनकी तो अपनी इकाइयाँ हैं वफाक के अंदर। और वो जो मेरी बात सुन लेना एक सेकंड प्लीज। वफाक की अलामत में आप थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करें। ये गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है और आपकी पार्टी की गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ने एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई है जिनमें गवर्नमेंट का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि सेनेट वफाक की अलामत है। ये बात सही नहीं होगी कहना कि सेनेट वफाक की अलामत है। अच्छा नहीं, देखिए अहमद खान साहब कहते हैं ना कि सेनेट वफाक की अलामत है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है सारे सूबों की, तो ये कहना गलत होगा। नहीं, उसमें चेयरमैन सेनेट का ओहदा ऐसी निगोशिएशंस के लिए मुनासिब नहीं है। मुख्तसर बात ये, वफाक की सारी वफाक की इकाइयों से रिप्रेजेंटेशन सेनेट में आती है, उसको आप इस तरह से इंटरप्रेट नहीं कर सकते। और दूसरी बात जो इस गवर्नमेंट की मैंने आपसे एतराज़ किया था, हमें इनकी केयरलेसनेस पर कोई डाउट नहीं है। इनका जो कोई मैंने पहले जब आपसे बात की थी, मैंने आपको ये कहा कि ये जितनी बेरहम अंदाज के अंदर और जिस तरीके से इनके वज़रा, अभी देखें जरताज, अभी इनमें रिस्पेक्टिवली हम इनकी बात की कदर भी करते हैं और समझदार भी हैं, लेकिन स्टिल शी इज गॉन टू द उसी बैंड वैन को। दो नुक्ते उठाए हैं सरताज ने। एक वो कह रही है कि डॉक्टर अदनान को 16 तारीख को प्लेटलेट देखिए मेरी बात डॉक्टर साहब, मुझे एक बात मुकम्मल करने की इजाजत दें। ये कि हुसैन नवाज कह रहे हैं कि जहर दे दिया मेरे वालिद को। देखिए मकसद ये है कि उनकी तमाम जो उनको मेडिकल जो जेल के अंदर प्रोवाइडेड थी असिस्टेंसेस, वो सारी विड्रॉ कर लेंगी जब उनको नैब में लेकर आए। और यही डॉक्टर अदनान उनसे बार बार जिक्र करते रहे कि क्योंकि वो एक पेशेंट हैं और उनकी ये मेडिकल कंडीशंस हैं, तो ये फैसिलिटीज़ उनके पास होनी चाहिए। और अगर नहीं होंगी तो उसके नतीजे में कोई भी ऐसी सूरत पैदा हो सकती है जिसकी डॉक्टर अदनान ने अपने लेटर में जिसका इजहार किया। और मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि हमें वो तो जो इन्होंने प्रोवाइड करना है कि नहीं करना, लेकिन आप इनका रवैया देखें हुकूमत का। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ना सिर्फ इनकी जो बाकी बातें मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। सब कुछ लोग इसको थोड़ा सा हैरानगी से देखते हैं कि एक ही दिन में नवाज शरीफ साहब भी हॉस्पिटल पहुंचे और साथ ही जरदारी साहब भी हॉस्पिटल पहुंच गए। ये कोई पॉलिटिकल रिलीफ मिली है पीपल्स पार्टी को, जरदारी साहब को जो हॉस्पिटल आज लैंड किया उन्होंने, क्योंकि पहले तो आ नहीं पा रहे थे। नहीं, मैं नहीं समझता पॉलिटिकल रिलीफ है। अगर ये पॉलिटिकल रिलीफ है तो क्या आपका जज के ऊपर, ये तो कहते हैं अदालतें आज़ाद हैं, तो फिर आपने क्या जज को प्रेशराइज़ किया? हमने पहले भी काफ़ी अरसे से, क्योंकि आपके अपने एनालिस्ट और आपके अपने जो मीडिया के एंकर्स हैं उन्होंने उसकी बात की है कि आसिफ जरदारी साहब काफ़ी अरसे से बीमार हैं और उसके सीरियस बीमार थे। और उसके बाद ये था कि उन्होंने ये भी कहा था कि हम
हमें फ्रिज की सहूलत मुयसर की, क्योंकि ऐसी मेडिसिन हैं कि जो कि आपको कोर्स उसमें फ्रिज की सहूलत नहीं है उनको? नहीं थी। उनको ये कहा गया था कि आप जो जेलर हैं उसकी आप ऑफिस में जाके वो रखें, और ये वो इस किस्म का था कि आप उसको वो भी नहीं कमरे में फ्रिज नहीं है, कमरे में फ्रिज नहीं है। और उनकी जो इंसुलिन वगैरह हैं, जो भी और मेडिसिन हैं जो कि ज़रूरत होती हैं, उसको मतलब है कि किसी वक्त आपको शुगर पेशेंट को किसी वक्त ऐसा होता है कि आपका शुगर लेवल लो होता है, हाई होता है, चीज़ें होती हैं उनका, और बाकी चीज़ें भी थी। तो हमने काफ़ी अरसे से ये रिक्वेस्ट की हुई थी एहतसाब के जज को भी कि ये हमें ये सहूलियत दें, और उनके अपने डॉक्टर्स अपने टीम ने कहा था कि इनको शिफ्ट किया जाए फिलफॉर। और आप पिछले दिनों देखें 2-3 दिन से जिस तरीके से मीडिया के उन्होंने भी कहा कि उनकी वो सीरियस वो है मेडिकल उनको है, उसको आप शिफ्ट करें। इसमें कोई भी आप बिल्कुल इसकी फिक्र ना करें, कोई पॉलिटिकल रिलीफ है ये। मैंने आपको पहले भी वो कह दिया। और उसमें ये है कि आपने कहा कि जी मौलाना फजल रहमान के कंधे पे कोई बंदूक नहीं है। बोली साहब, बुनियादी तौर पे शेख रशीद ये कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान के सियासी गुब्बारे में कभी इतनी ज़्यादा हवा नहीं थी, इस वक्त गुब्बारा अपने साइज से ज़्यादा बड़ा हो गया है, कहीं फट ही ना जाए। मुझे चूँकि टाइम दिया जाए, आपने मुझे कम टाइम दिया। मैं समझता हूँ कि शेख रशीद की बातों का जवाब देना कोई दानिशमंदी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये उसकी बातों का मैं जवाब नहीं देता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल बेहुदा बातें हैं। मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत के दुम पर हाथ रखा है, और मौलाना फजल रहमान इतना बड़ा लीडर बन गया। अभी 10 दिन बाकी है, 7 दिन बाकी है, अभी से ये लोगों को कन्फर्म हो गया कि मौलाना का क्या क़ुव्वत है, मौलाना क्या चीज़ है। पूरे मीडिया, पूरी दुनिया, BBC, इंटरनेशनल, हम तो कामयाब हो गए। ये तो ऐसे ही कहते हैं कि जी मौलाना। बाकी जहाँ तक के कुछ बातें हमारे साथियों ने की, सरताज ने जो बातें की, मैं समझता हूँ कि हम पीसफुल पुरअमन हम धरना देंगे, जलसा करेंगे, धरना देंगे। बाकी इमरान खान ने 4 महीने धरना दिया और उसने पार्लियामेंट का गेट तोड़ दिया, PTV पर हमला किया, वो हम नहीं करेंगे। और वो जो लैंग्वेज पार्लियामेंट के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया, वो भी हम नहीं करेंगे। इमरान खान ने कहा था कि अगर मौलाना फजल रहमान आना चाहे तो मैं कंटेनर भी दूंगा, खाना भी दूंगा, डी चौक भी फराहम करूंगा। अभी खाना और कंटेनर का हमने इंतज़ाम किया है। सिर्फ डी चौक अगर वो नहीं घबराए हुए, अगर वो ज़रूरतमंद है तो डी चौक हमें फराहम करें। फिर मैं देखता हूँ कि इमरान खान किस उस पोजीशन में। बाकी जहाँ तक पीरजादा साहब, ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। गैस के बिल, बिजली के बिल। ज़रताज गुल साहिबा से मुझे जवाब बनता है इसका बहुत ही क्विकली। मौलाना जरा फायर रोके ना, मौलाना जरा फायर रोके, वरना बात आगे नहीं जा सकेगी। ज़रताज गुल साहिबा, मौलाना की बात में, इस्माइल वलीद साहब की बात में वजन है कि इमरान खान साहब तो कहते थे भाई आ जाए, मैं कंटेनर भी दूंगा, खाना पीना भी दूंगा। वो कह रहे हैं भाई हमने खाना पीना अपना बंदोबस्त खुद कर लिया, पैसे वैसे बहुत है हमारे पास, और हम कंटेनर भी ले आएंगे, हमें आप जगह क्यों नहीं दे रहे डी चौक में? पैसे का तो मुझे पता है इनके पास है, क्योंकि इन्होंने 500-500 रुपये वो जो इस्लाम के नाम पे इन्होंने जो है ख़त्म नबूवत के नाम पे चंदा लिया है, वो तो मुझे पता है इनके पास है। और मेरा ख्याल वही हम तो और मेरा ख्याल है कि अभी और भी लोगों ने, भाई हजरात ने जो कोई करप्शन नहीं, इसका क्या जवाब है कि आप तो कहते थे आ जाओ भाई। अच्छा, मैं वही तो कह रही हूँ ना, तो पैसे तो इनके पास है, लेकिन वो जो बिरयानी की प्लेटें और वो थी, वो तो जारी बात है, सीधी सी बात है, वो डोमेन फीमेल की है, वो हमने उनको दे दिए। बिरयानी की प्लेटों का खाने पर वो बड़ा अच्छा आता है, वो हमने उनको दे दिए। कंटेनर हम जरूर प्रोवाइड करेंगे, 100 बिस्मिल्लाह वहां से चल के लाए। लेकिन हाफिज हमदुल्ला साहब ने एक बात कही थी, मैं वही बता, हाफिज हमदुल्ला साहब ने एक बात कही थी। हाफिज हमदुल्ला साहब ने कहा था कि हम जो हैं वो सियासी लोग हैं, हम मजहब के नाम पे सियासत नहीं करते। उन्होंने कहा था पैदल चल के आएंगे। मेरे सिर्फ ये मौलाना की बात का जवाब, मेरी बात तो सुन लेना, मेरे सिर्फ ये गुजारिश है कि मौलाना फजल रहमान को जरूर हम लोग जो है हम जरूर कंटेनर भी देंगे, कंटेनर भी देंगे। बिरयानी तो PMLN उनको दे रही है, हम उनको कंटेनर देंगे, लेकिन वो अपनी उन 2 नई गाड़ियों पे ना आए जो नवाज शरीफ ने अभी पिछले दिनों उनको तोहफे में दी, उस पे ना आए, पैदल चल के आए, जिस तरह हम जवाब हो नहीं सका मुकम्मल। लेकिन बहरहाल मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस पर मज़ीद बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक। बात यहाँ खत्म हुई थी कि मौलाना को चाहिए डी चौक, खाना वो अपना ले आएंगे, लेकिन सरताज गुल साहब आगे पीछे तो सब कुछ कह रही हैं, लेकिन उनको डी चौक देने पे तैयार नहीं है। क्विक कह दो जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है फैजाबाद धरने में कि पार्क या कोई जगह उनको एलोकेट कर दी जाए, वहाँ ये धरना दे सकते हैं। दे शुड गो और वहाँ जाके परमिशन ले लें, इनको मिल जाएगी। जाइए, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी 2016 में एग्जैक्टली, तो ये जाके वहाँ से परमिशन ले ले। मलिक अहमद खान साहब, एक जो बड़ी चीज पिन्हा थी, छुपी हुई थी शेख रशीद साहब की बात में, वो दो चीजें थी बहुत दिलचस्प। एक, वो बुनियादी तौर पे शेख रशीद साहब ने इस तरफ इशारा किया कि मौलाना अपने सियासी कद और साइज से बढ़ के इस वक्त एक पोजीशन इख्तियार कर चुके हैं। मेरा पहला सवाल आपसे भी और कुंडी साहब से भी है कि PMLN और पीपल्स पार्टी जो दर हकीकत बड़ी सियासी जमातें हैं, क्या वो मौलाना के इतने बड़े साइज से कंफर्टेबल है? दूसरी, उन्होंने बड़ी बालाखेज बात की, सब लोगों के नाम लिए उन्होंने, एहसन इकबाल एंड अयाज सादिक, पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा दोस्त शहबाज शरीफ। इसकी क्या सिग्निफिकेंस? पहले ये तो बता दें, क्योंकि आप तो शहबाज शरीफ साहब के स्पोक्स पर्सन हैं, आपसे ज़्यादा कौन उनके करीब था। मेरा दोस्त शहबाज शरीफ का क्या मतलब है, शेख रशीद का कहना? अच्छा देखिए डॉक्टर साहब, ये शेख रशीद साहब कोई ऐसी बात नहीं कर रहे। होता ये है कि जब आप किसी बड़े आदमी पर, जैसे शेख रशीद मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर कोई ऐसे तंजिया और मज़ाहिया जुमले कसेंगे, तो दर हकीकत वो अपना सियासी कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कि अगर वो मौलाना के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, यानी वो एक अपनी सियासी हैसियत बयान करने की कोशिश कर रहे हैं कि यानी मैं इस शख्स पर तनकीद कर सकूँ। मौलाना एक मुदब्बर हैं, एक आलिम दीन हैं, एक बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। उनकी एक बैकग्राउंड है, उनकी एक पॉलिटिकल हैसियत मुसल्लमा है। 2 सूबों के अंदर 2 अपोजिशन लीडर्स उनकी जमात से हैं, उनकी जमात की एक बड़ी नुमाइंदगी है। और शेख रशीद के साथ अपने घर का भी कोई शख्स नहीं है। आप यकीन जाने कि एक ऐसी जमात के सरबराह हैं जिनको पूरे पाकिस्तान में जिसकी तो शेख साहब जब ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ मेरा दोस्त, तो बेसिकली अपना कद बड़ा करना चाह रहे हैं। देखिए ना, ये मौलाना के हवाले से तो मैं जब ये शेख रशीद, जब ये शहबाज साहब के बारे में, या मेरी कुंडी साहब, ये जो शेख रशीद अब कहते हैं शहबाज शरीफ को मेरा दोस्त, सर रुक जाए ना सर। हाँ, शेख रशीद को अपना दोस्त कहते हैं। मैंने तो अभी आपको ब्रेक में कहा था कि शहबाज, इसने शेख रशीद साहब, क्योंकि मौलाना साहब के मुतालिक स्टेटमेंट उन्होंने दिए, वो तो बलीदी साहब उसका जवाब देंगे, क्योंकि मैं पर्सनल कमेंट्स में नहीं जाना चाहता। लेकिन एक बड़ी मानेखेज़ बात की कि मेरे दोस्त हैं शहबाज शरीफ, तो मतलब है कि मलिक अहमद साहब को मैं कह रहा हूँ कि शायद नेक्स्ट डेस्टिनेशन उनकी ऐसे ना हो कि आपकी पार्टी हो, क्योंकि वो अभी भी अपने लिए अगली किश्ती तलाश कर रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं वापस कहाँ आऊँ, अगली कौन सी किश्ती हो, क्योंकि माजी में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में शेख रशीद साहब का वापस आने का चांस हो सकता है जनाब? शहबाज शरीफ देखिए, ऐसे पैराशूटर्स हर पार्टी में होते हैं। फिर दोस्त शेखवान कल तक पीपल्स पार्टी को कैसे, जब शाहमूद कुरैशी ने मैं छोड़ा था, उसके बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, फिर दोस्त शेखवान क्या कह रही थी कि जिन्होंने पीपल्स पार्टी को छोड़ा उनकी सियासत तबाह बर्बाद हो गई, ये हो गया वो हो गया। आज उसके स्टेटमेंट देखिए वो क्या कह रही है। मलिक अहमद खान साहब, जो दूसरा सवाल है कि जो कद अश्यूम कर लिया मौलाना ने, बड़ी जमात तो आप हैं या पीपल्स पार्टी है, तो ये जो मौलाना इतना ऊंचा उड़ रहे हैं और इतनी उन्होंने सियासी अहमियत हासिल कर ली है, इसे PMLN कैसे देखती है, PTI कैसे देखती है, PPP? देखिए डॉक्टर साहब, जो पाकिस्तान की 2 मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, देखें तहरीक इंसाफ तो भी एक तीसरा प्लेयर है ना, जो जनरेट किया गया, पकड़ धकड़ कर एक जमात तश्कील दी गई जिसकी अपनी कोई ना सियासी हैसियत है और ना कोई और बात है। लेकिन 2 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज मौलाना के साथ इंगेज हुई और मौलाना की बात को तस्लीम नहीं, चलें ज़रूर आप आंसर करें, मुझे एतराज़ नहीं होगा। लेकिन देखें ये रियलिटी है। तहरीक इंसाफ के अंदर 60% अरकान असेंबली वो है। इमरान खान की 22 साल की जो सियासी जद्दोजहद है, उसको आप नहीं मानते? नहीं, वो इमरान खान की 22 साल जद्दोजहद किस चीज़ की? अगर उनका कोई हॉलमार्क हो सकता है तो इंतशार हो सकता है, केओस हो सकता है। ये धरने जिनका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस अब मौलाना के धरने की सूरत में आ रहे हैं, ये इमरान खान की पॉलिटिक्स है। देखिए वो प्राइम मिनिस्टर, मेरी सुनने बात, देखिए डॉक्टर साहब, वो ओहदा जो बगैर तो किसी ने भी फतह नहीं किया ना यार, उसकी कोई तौकीर नहीं। देखिए बात ये है ना कि मसला ये है कि लेकिन इस तरह से झंडा फेंका भी किसी ने आज तक किसी हुकूमत में यूनिलेटरली मामलात हुए। जनरल जिलानी और जनरल जिया की वाकयात से मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ
किसी के 22 साल के जदोजहद को इस तरह कहना, इनको मुबारक हो, क्योंकि इनकी पार्टी के अब लीडर फजल रहमान साहब ये मान ले कि इनकी पार्टी खत्म हो गई है। शेख रशीद साहब अपना जवाब चले, देंगे, मेरे लेकिन शेख जनरल रशीद साहब ने जिलानी probably इसलिए कहा होगा कि मेरे शहबाज शरीफ जनरल उनके मेरे दौरे, जनरल जिलानी क्योंकि पे एतराज है। जिस दिन इस धरने मेरी बात तो सुने, उन्होंने वो जरताज। करनी थी ना, फैसला करना था, उस दिन उनकी जरताज, कमर में मेरे दर्द जनरल हो गया जिलानी था, पे एतराज वो है। कोर्ट लेकर जेल नवाज शरीफ को मिलने नहीं जा सके थे। तो मेरा ख्याल है कि Come on जनरल यार। जिया की बाकियात को और जनरल जिन्होंने जर्नलों ने जिनको होगी। पाला हो, अब जिनका ये हाल हो, वो कहते थे कि हम तुम्हारी ईंट साहब, से ईंट बचा हमें देंगे, हम मौका लोहे दे के ताकि चने, लोहे के इसमें चने जो पे कमाल काबू आप बन के कमाल तो माफिया कमाल मांगी करते है। हैं। मेरे ख्याल में वो इसलिए इनको हम जेल में मुबारक। बुलेदी साहब आपको डॉक्टर एक साहब। सेकंड नहीं मिला इस टुकड़े में। बुलेदी साहब फिर मौलाना और आप लोग आ रहे, आप आ रहे हैं मौलाना के साथ। आज के तौर पर कहता हूं कि आपने जाती किया है, आप सबको बोलने दिया, मुझे टाइम नहीं दिया। बाकी ये कि आप अब तो प्रोग्राम ही खत्म मुझे हो ये गया, आपने मौका कितनी दें कि ये जो बातें हो रही है, मैं समझता हूं कि इनका जो इमरान खान का टीम जो है वो सारे मुशर्रफ और दूसरे पार्टियों से आए हुए सारे करप्ट हैं, और ये मौजूदा हुकूमत इतना नाकाम हो चुकी है कि यहाँ लोग खुदकुशी पर मुझे तैयार मुझे हैं। प्रोग्राम बिल्कुल और, नाज़रीन खत्म, वक्त खत्म हो गया है। यही मुझे आई एम सॉरी, मुझे यहाँ प्रोग्राम वैसे ये रोकना पड़ेगा मुशर्रफ की टीम है, बिकॉज वक्त दुश्मन हमारा कमेटी के बिल्कुल खत्म हो गया। चेयरमैन थे। नाज़रीन आपसे फिर कल मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।